नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये इस बुक का नाम है। हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9th की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसका हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं आज, जो है 1857 की क्रांति। देखिए, अभी तक हमने जो भी 6, 7, 8 की क्लास में बिफोर 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके पहले जो छोटी छोटी डिटेल्स थी वो हमने पढ़ी हैं। उसी को हमने थोड़ा और इस चैप्टर में ऐड कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए कि हमने 8th क्लास में क्या क्या पढ़ा था और 9th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। ये राजस्थान में मराठों का प्रथम प्रवेश था। 1720 में पेशवा बाजीराव का लक्ष्य मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फैलाना था, वहाँ तक फहराना था। ये सारे जो फैक्ट्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये लगभग हमने 8th क्लास वाले ही ऐड किए हैं। फिर है 1726 में, यानी 1724 के बाद मराठों का राजस्थान में वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। आक्रमण उनके काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं। 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। यानी कि 1711 में तो इन्होंने क्या किया था, मंदसौर के पास में जो मेवाड़ी क्षेत्र था उदयपुर वाला, वहाँ से इन्होंने धन एकत्र किया था। ये मराठों का पहला प्रवेश माना जाता है 1711 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1720 में क्या था, पेशवा बाजीराव का लक्ष्य था मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का, यानी संपूर्ण भारत में ये अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। 1726 में मराठे कोटा व बूंदी पर, यानी राजस्थान के कोटा व बूंदी क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और 1728 में ये क्या करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से इन्होंने खिराज यानी कृषि भूमि पर लगने वाला कर लेना शुरू कर दिया था। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र ऐसे थे वहाँ के राजाओं ने खुद इनको खिराज देना शुरू कर दिया था। फिर है 22 अप्रैल 1734 को ये क्या करते हैं कि इससे पहले क्या होता है 1734 में, इससे पहले क्या था कि बूंदी के एक शासक होते हैं बुद्ध सिंह, पहले तो ये उसे पद से हटाते हैं। फिर 22 अप्रैल 1734 को ये इसी बुद्ध सिंह को यानी वापस शासक बना देते हैं बूंदी का। क्यों होता है, क्योंकि ये पहले दलेल सिंह को, मराठा जो है दलेल सिंह को यहाँ का नया शासक बना देते हैं बुद्ध सिंह को हटाकर। फिर परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि खुद ये वापस मराठा खुद इस बुद्ध सिंह को वापस यहाँ का शासक बना देते हैं। इस तरह से यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। यानी कि जब पहले तो ये बुद्ध सिंह को खुद हटाते हैं युद्ध में हरा के, फिर उसकी जगह दलेल सिंह को बनाते हैं, ठीक है, दलेल सिंह को बना देते हैं नया शासक। फिर वापस बुद्ध सिंह को ये वापस वहाँ का शासक बना देते हैं। फिर है हुरडा सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है हुरडा सम्मेलन के बारे में। तो हुरडा सम्मेलन क्या था, ये 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा, वर्तमान भीलवाड़ा जो क्षेत्र है, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में ये एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है ये सम्मेलन, ये बुलाते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के शासक हैं। ये अन्य शासकों को बुलाते हैं, जैसे सवाई जय सिंह आमेर रियासत से, अभय सिंह जोधपुर रियासत से, भक्त सिंह नागौर रियासत से, नागौर से, महाराव दुर्जनशाल ये कोटा से, और इसी तरह से बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों के शासक भी यहाँ पर शामिल होते हैं इस हुरडा सम्मेलन में। अब इस हुरडा सम्मेलन में होता क्या है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, क्योंकि मराठों से ये सारे बहुत तंग आ चुके होते हैं, तो ये एक संधि करते हैं। हुरडा सम्मेलन, हुरडा संधि पत्र एक इनका बनाया जाता है और उसमें ये क्या रखते हैं कि एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा, एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। कौन करते हैं, ये जो शासक वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं
ये करते हैं और ये कहते हैं कि विपत्ति के समय हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा करके संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और ये भी तय करते हैं कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद यहाँ पर हम फिर से एक बार इकट्ठे होंगे। कहाँ पे? रामपुरा में इकट्ठे होंगे और मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। लेकिन होता क्या है, ये सब कागजी नीतियाँ रह जाती हैं, इनकी पालना नहीं हो पाती है, क्योंकि आपसी इनके राजाओं में कोई नेतृत्व नहीं करता है, सब एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हैं, तो ये सब कागजी नीतियाँ बनकर रह जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो शाहू है, यानी ये जो शिवाजी हैं, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद शाहू, ये जो क्रम है मराठाओं का, ये एक के बाद एक जो मराठा शक्ति आती है, उसमें जो शाहू है ये पेशवा बाजीराव को, पेरवा नहीं है, ये पेशवा बाजीराव को, ये पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ व सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश देते हैं। ये कर ही हैं, इनको प्राप्त करने का आदेश पेशवा बाजीराव को दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं पेशवा बाजीराव, ये जो पेशवा बाजीराव है ये क्या करते हैं, ये राजस्थान की राजनीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को, ये क्या करते हैं, ये जो है पेशवा बाजीराव अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं, देखने के लिए कि ये सब ठीक रहता है या नहीं। इनकी माताजी सकुशल वहाँ पर आ जाती हैं तीर्थ यात्रा से। फिर 1735 ईस्वी में अक्टूबर 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव खुद राजस्थान के दौरे पे आते हैं और यहाँ से चौथ वसूली करते हैं। बाजीराव जी है जो, वो महाराजा जगत सिंह द्वितीय का आमंत्रण स्वीकार करते हैं, यानी कि ये उदयपुर में जाते हैं, पहले मेवाड़ शासक हैं ये, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद ये जयपुर जाते हैं, जहाँ पर सवाई जय सिंह मुगलों व मराठों में समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं और इनको चौथ देना ही पड़ता है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। फिर एक और चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर मराठों और इनके जो मुगल सम्राट हैं इनके बीच में क्लैश चलता रहता है। फिर यहाँ पर एक और अपमानजनक संधि होती है 1738 ईस्वी में, दुराह सराय की संधि, जिसमें मुगल प्रतिनिधि निजाम जो हैं वो एक संधि करते हैं मराठाओं के साथ, जिसके तो संधि का निष्कर्ष क्या निकलता है, जिसके फलस्वरूप मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर है 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूलना शुरू कर दिया। यहाँ पर राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें पेशवा सिंधिया होलकर के हस्तक्षेप बढ़ जाते हैं। राम सिंह को आधा राज्य मिल जाता है और मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत का विभाजन ही नहीं, उसकी आर्थिक और सामरिक चीज़ें भी जो स्थिति है वो शोचनीय हो जाती है। ये सारा 8th वाला ही मैटर है जो बीच बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक 1857 की क्रांति की जो वजह थी उसके लिए ये सारा बैकग्राउंड 9th क्लास के चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आप ये सोचना नहीं कि ये कुछ हमारे काम की है या नहीं, ये एक्चुअल में काम की है। ये आपके सेकेंड ग्रेड में भी काम में आएंगी और यही चीज़ें आपके फर्स्ट ग्रेड में काम में आने वाली हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ये जो माधो सिंह कौन है, ये चंद्र कंवर बाई है, ये सवाई जय सिंह की पत्नी है, द्वितीय पत्नी इनके बीच में युद्ध होता है, यानी ईश्वरी सिंह के बीच में और माधो सिंह के बीच में होता है। चंद्र कुंवर खां की राजकुमारी होती है, ये मेवाड़ शासक की मेवाड़ राज्य की बेटी होती हैं ये, और इनकी शादी के पीछे एक शर्त रखी जाती है। सवाई जय सिंह से जब विवाह होता है इनका चंद्र कंवर बाई का, तब ये शर्त रखी जाती है कि इनसे जो बच्चा होगा, यानी इन दोनों से जो बेटा होगा वही जयपुर का शासक बनेगा। लेकिन ईश्वरी सिंह तो इनकी
पहली पत्नी से बड़ा बेटा होता है इनका, लेकिन इस वजह से इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। राजमहल व बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं और जब हम मेवाड़ के इतिहास को या हम कछवाहा वंश के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें राजमहल व बगरू का युद्ध का बारे में आता है। तो ये किसके बीच में हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। ये उत्तराधिकार का युद्ध था, क्योंकि सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो लॉजिकली अगर देखा जाए तो बेटा जो ईश्वरी सिंह जो इनका पुत्र है वही राजा बनना चाहिए, लेकिन ये चंद्र कुंवरी को वचन देते हैं कि इनसे जो बेटा होगा या इनके विवाह के जो पीछे जो शर्त होती है उसको पूरा करने के लिए ये माधो सिंह को बनाना चाहते हैं सभी राजा। फिर माधो सिंह को उनके मामा जगत सिंह द्वितीय, यानी ये जो मेवाड़ महाराणा है, ये कौन है? जगत सिंह द्वितीय, ये महाराणा अमर सिंह के बेटे हैं। महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ये मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत का इनको सहयोग तो मिलता ही है मामा का इनको। इसके साथ साथ इनको मल्हार राव होलकर जो मराठा सरदार है, इनका भी साथ माधो सिंह को मिल जाता है और ईश्वरी सिंह अकेले पड़ जाते हैं। अब ईश्वरी सिंह को और ज़्यादा क्या चीज़ परेशान कर जाती है? हरगोविंद नाटानी, ये इनके सेनापति होते हैं। किसके? ईश्वरी सिंह के। इनकी कुटिलता के कारण, यानी हरगोविंद सिंह नाटानी जो है वो इतनी कुटिलता रचते हैं, इतना षड्यंत्र करते हैं कि ये माधो सिंह के साथ जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ईश्वरी सिंह बड़ा आहत होता है और ये आत्महत्या कर लेते हैं। और जयपुर का अगला शासक कौन बन जाता है? माधो सिंह बन जाता है। 1761 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर अरी सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन फिर इनके यहाँ पे भी सेम ऐसी ही परिस्थितियाँ होती हैं। इनका दूसरा दावेदार जो है वो रतन सिंह बनते हैं। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा का युद्ध किसके बीच में होता है? राजपूत और मराठों के बीच में होता है, जिसमें मराठों को पराजय मिलती है। राजपूत राजा इनको परास्त कर देते हैं। फिर 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने में सहायता की। 1795 में मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया और 1802 में अमीर खां पिंडारी का नाथद्वारा पर अधिकार हो जाता है। ये ऐसे जनरल फैक्ट्स हैं, डालना ज़रूरी था इसलिए डाला गया इस चैप्टर में, ठीक है। फिर है 1776 में, यहाँ थोड़ा अलग जयपुर रियासत पे भी देख लेते हैं कि 1776 ईस्वी में पृथ्वी सिंह, ये जयपुर के नरेश हैं, जयपुर राजा हैं, ये अंग्रेजों से संधि का सर्वप्रथम प्रस्ताव भेजते हैं। इनके बाद में जोधपुर रियासत भी करती है ऐसा ही, अंग्रेजों को मराठाओं से अपने आप को अलग करने के लिए, मराठाओं से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये अंग्रेजी सरकार की सहायता लेते हैं। लेकिन ना तो इनकी 1776 वाली वार्ता सफल होती है जयपुर रियासत की, ना ही जोधपुर वाली वार्ता सफल होती है। फिर धीरे धीरे जैसे नवंबर 1803 में लॉर्ड लेक, ये थोड़ा सा धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाते हैं और अंग्रेजी सरकार को भी लगता है कि अगर राजस्थान में एंट्री करनी है तो हमें इनकी रियासतों के शासकों से बनाकर रखनी पड़ेगी। तो ये नवंबर 1803 तक लॉर्ड लेक जो अंग्रेज सेनापति है, इनका होता है लासवाड़ी का युद्ध। किसके विरुद्ध होता है? सिंधिया मराठा की तरफ। यानी ये जो मराठा है, मराठाओं में भी कौन? जो सिंधिया हैं, इनसे इनका युद्ध होता है अंग्रेजी सेना का वर्सेस सिंधिया का, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और एक तरह से मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाती है। अब 29 सितंबर, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अब हमारे टॉपिक से हम रिलेटेड शुरू होते जा रहे हैं, वो अब आप ध्यान से देखिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा 1711 से लेकर हम 1803 तक आ गए हैं, तो लगभग 80-90 साल का जो हमने अभी मैटर देखा है वो हमें पढ़ना ज़रूरी था। एक बेस के तौर पर हमें इसका जानकारी होनी चाहिए। अब हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 1803 से आप शुरू कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर 1803 को प्रथम संधि भरतपुर रियासत ने की और इसके बाद अलग अलग समय पर अलवर, जयपुर, जोधपुर, इन सभी रियासतों ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां करनी शुरू कर दी थी। हम पिछले चैप्टर में भी ये बात बोलते आए हैं कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधियों का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, है ना, और धीरे धीरे सारी रियासतें हैं वो इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। क्या कारण थे, क्या चीज़ें थी, वो हम आगे देखते हैं।
फिर है 1811 में सैटर्न के स्थान पर मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बनता है। अब हमें ये पूछा जा सकता है कि 1811 में दिल्ली दिल्ली का रेजिडेंट कौन था, तो वो था मैटकॉफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं पहले कि मैटकॉफ ये 1811 में इनका निमंत्रण के मिलते ही हमारे यहाँ की करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर सारी रियासतें लगभग इकट्ठा हो जाती हैं एक एक करके अंग्रेजों के साथ संधियां करने। और इसी बीच में 5 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के बीच में और एक होलकर मराठाओं के बीच में संधि होती है, जिसके फलस्वरूप मराठाओं का शासन सीमित कर दिया जाता है। अब राजस्थान में पूरी तरह से अंग्रेजी सरकारों की सेनाएं आकर सेटल होने लग जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई तब कौन कौन सी रियासत का कौन कौन सा शासक था, ये कुछ हद तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना। ये थोड़ा हमें एक क्रोनोलॉजिकल वे में भी हमें हेल्प करेगा कि कौन सा शासक कौन सी रियासत से बिलोंग करता था। तो हमें जो जो याद रखना है वो हम देखते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक राजस्थान में कौन से थे, तो कोटा में थे राम सिंह जी, जोधपुर में थे तख्त सिंह जी, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, ये छोला नहीं है दौला, ठीक है, नवाब वजीरुद्दौला। फिर बूंदी यहाँ पे मिसप्रिंट है, बूंदी रियासत में थे राम सिंह, अलवर में विनय सिंह कौन, जिन्होंने मूसी रानी की छतरी बनवाई थी अलवर रियासत में, जैसलमेर में रंजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह। ये हमें हर फैक्ट पता होने चाहिए। अब ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली थी। मारवाड़ राज्य के विरोध के कारण 1823 में सिरोही ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, यानी कि ये अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं, जिसमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। अब इनके बीच में जो सहायक संधियां हुई थी हर राज्य में, उसमें क्या चीज़ें थी वो हम देखते हैं। पहली चीज़ कि रियासतों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का जो वंशानुगत राज्याधिकार था वो स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप कहते हो कि आपका हेरिडिटिकली एक राजा बनेगा, है ना, तो वो ही चलेगा। तो अंग्रेजों ने अब क्या शर्त रखी कि हम आपके राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन देंगे। अब इन्होंने क्या एक अपनी तरफ से रख दी कि अगर हम आपको इतनी सुरक्षा दे रहे हैं तो हर राज्य में, हर रियासत में हमारा एक पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट होगा, पॉलिटिकल एजेंट होगा। और लेकिन पीए जो है उनके राज कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब रियासतों को क्या करना पड़ा कि अब ये अपनी विदेश नीति खुद बनाते थे, लेकिन अब जब इन्होंने पीए रख लिया, पीए रहता था दरबार में, तो अब इनकी हर चीज़ के बारे में उसको धीरे धीरे पता लगने लग गया। और दूसरा इन्होंने ये कह दिया कि अगर जी आपके यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब इनको अपनी विदेश नीति भी उनके सामने डिस्क्लोज करनी पड़ी, ओपन करनी पड़ी, और इनको अपनी विदेश नीति को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा भी किया। अब रियासतों ने अपने लिए अपनी मुश्किलें खुद खड़ी कर ली कि ठीक है जी, हम आपके पीए को हम अपने दरबार में रखेंगे, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर आपके कोई दिक्कत हो जाती है, आपके यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण या हमला होता है या आपसी विवाद हो जाते हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब वो मध्यस्थता तो करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बुला लिया जी, चलो
करो मध्यस्थता। तो यहाँ पे इन्होंने वादा भी कर दिया कि ठीक है जी, हमारे यहाँ कुछ भी होगा तो हम अंग्रेजों को बीच में मीडिएटर बनाएंगे, थर्ड पार्टी के तौर पर, कि हाँ वो हमारा सॉल्यूशन करे आके। फिर है आवश्यकता पड़ने पर समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द करने होंगे। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने उनसे, राजाओं से एक शर्त और करवा ली कि भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ी तो हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो राजाओं ने कह दिया जी ठीक है, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम हमारे सारे सैनिक साधन आपको दे देंगे जी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। ये तो तय था कि हर स्टेट को खिराज यानी भूमि, कृषि भूमि पर लगने वाला जो कर है वो देना ही देना है, लेकिन हर रियासत के लिए खिराज की राशि और उसकी शर्तें संधि में अलग अलग दी गई थी। अब इस संधियों के परिणाम क्या हुए, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले तो ये संधि करते हैं, अब इस संधि में अपनी मनमानी शर्तें लिखवा देते हैं, अब इसके परिणाम भी तो होंगे ना। तो वो देखिए, अब हुआ क्या कि राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई, क्योंकि ये एक तरफ तो मराठाओं को दे रहे थे, दूसरी तरफ इनको अब अंग्रेजों को कर देने पड़ गए। अब यहाँ पर ये जो पीए है इसका इंटरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि राजा जो है वो शासन में उदासीन होने लग गए, उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, पीए बैठा अपने आप संभाल लेगा। अब धीरे धीरे जो पीए है वो डिक्टेटर बन गए हैं जी, हम ही हैं जो हैं, राजा है लेकिन वो नाम का राजा है, जो कुछ भी संभालना था वो सब ये पीए महाराज संभालने लग गए। फिर है राज्यों के आर्थिक क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकार होने लग गया। अब हुआ क्या कि पॉलिटिकल एंट्री तो इन्होंने कर ही ली, पॉलिटिकल एंट्री है ना, ये तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कर ही ली इनके दरबार में। अब धीरे धीरे ये इनकी इकोनॉमी पे भी कब्जा जमाने लग गए। जैसे सांबर झील में उत्पादन होता है, नमक उत्पादन होता है ना, खारी झील है, खारे पानी की झील है, जयपुर नागौर इसके क्षेत्र में, तो यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और मेवाड़ क्षेत्र जो है वो अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये जो सेना टुकड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर लाके अपनी हर स्टेट में रखी, उन सैनिक टुकड़ियों का बोझ भी राज्यों पर डाला गया। इसके अलावा भारी खिराज जो है वो इनके ऊपर वसूला जाता और दूसरे तरह के कर लगाए जाते। अब सामंत जो है इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि इनके विशेषाधिकारों को तो समाप्ति कर दिया गया था एक तरह से, क्योंकि अब पीए ही करता धरता बन गए हैं। तो धीरे धीरे सामंतों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। तो धीरे धीरे जो सामंत लोग हैं इनके अंदर काफ़ी जो रोष है, जो क्रोध है अंग्रेजी सरकार के प्रति, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और भी अन्य कारण थे बहुत सारे, जैसे एक जो 1857 की क्रांति की तरफ हमें लेकर चलते हैं, और भी अन्य राजनीतिक कारण थे। जैसे क्या था, जसवंत सिंह है, ये कौन है जसवंत सिंह, ये डूंगरपुर के शासक थे। जसवंत सिंह यानी डूंगरपुर शासक को हटाकर दलपत सिंह को शासक बना दिया गया। ठीक है, प्रतापगढ़, दलपत सिंह ये पौत्र हैं किसके, प्रतापगढ़ शासक के पुत्र हैं, इनको वहाँ का शासक डूंगरपुर का बना दिया गया। दूसरी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राजमाता भटियाणी, ये जयपुर की राजमाता थी, इनको इनके अधिकारों से हटा दिया गया था। यहाँ पर प्रयास किया गया था कि महारानी को उनके राजमाता के जो अधिकार थे उनसे उनको वंचित किया जा रहा था, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए थे और इन्होंने गुस्से में आके यहाँ पर जो कैप्टन ब्लैक थे उनकी हत्या कर दी थी। फिर तीसरा है, कोटा के महाराव थे किशोर सिंह, इनके विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह का समर्थन किया, जिससे हाड़ा राजपूत अंग्रेज विरुद्ध हो गए थे। यानी कि कोटा महाराव थे जो किशोर सिंह, इनके खिलाफ हो गए थे, और एक फौजदार था, एक सेनापति था जालिम सिंह, अंग्रेजी सरकार उसके समर्थन में आ गई। अब जब इसके समर्थन में आ गई तो किशोर सिंह जो है राजा, इनका क्या होता, तो जनता इनके साथ थी, किशोर सिंह जी के साथ में। तो इसकी वजह से यहाँ पर जनता को बड़ा ही इनके बारे में बुरा लगा देख देख के कि हमारे राजा की ये हालत है, और एक जो जालिम सिंह है फौजदार है, इसको इतना समर्थन मिल रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक लोगों के अंदर जो उग्र भावना थी अंग्रेजों के प्रति वो बढ़ रही थी, धीरे धीरे सुलग रही थी।
फिर है अलवर भरतपुर रियासतों में अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया ताकि अंग्रेजों को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण बना सके। अब इन्होंने क्या एक और ट्रिक खेली कि ऐसी रियासतें जिनके राजकुमार जो हैं, जो युवराज हैं, वो छोटी एज के हैं, नाबालिग हैं, अवयस्क हैं, उनको इन्होंने शासन की बागडोर संभाल दी कि ये एक बार नाम मात्र के राजा बन जाएंगे। जब तक ये बड़े होंगे तब तक हमारे ऊपर, हम इस स्टेट के ऊपर अपना होल्ड बना चुके होंगे, फिर जब समय आएगा तब इनको हम यहाँ से किक आउट कर देंगे। तो ये कुछ और रीज़न थे अलवर और भरतपुर रियासतों के लोगों के अंदर भी, जनमानस में, जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पनप रहे थे। और वैसे जोधपुर महाराज जो मान सिंह है वो तो अंग्रेज विरोधी थे ही, है ना। अब आता है टॉपिक हमारा, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। मेन हम देख रहे हैं, जैसे कोटा रियासत में कौन थे, मेजर बर्टन। जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत में कौन थे, मैकमेसन। भरतपुर में कौन थे, मॉरिसन। जयपुर में ईडन। उदयपुर में शॉवर्स। सिरोही में हॉल, ठीक है, जेडी हॉल। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट हैं जिनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस में आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और हम सब जानते हैं कि जो सभी पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन होते हैं। और ये जो एजीजी है वो गवर्नर जनरल के या वायसराय के अंडर में काम करते हैं। अब ब्रिटिश सरकार में वैसे तो बहुत सारी खामियां थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी मतलब गुडविल को बनाने के लिए कि चलो हमें हर तरीके से अब ब्रिटिश सरकार ने अपनी गुडविल को बनाने के लिए क्या किया था, इन्होंने क्या किया कि सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने प्रचलित जो परंपराएं थी, जो कुरीतियां थी, यहाँ पर जो रीति रिवाज थे, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसे कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा के विरुद्ध भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, कुछ चेंजेस किए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म का प्रचार, यहाँ पे ईसाई मिशनरीज इतने ज़्यादा आए अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में कि यहाँ पे लोगों को तो ये लगने लग गया कि यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है, यानी कि अंग्रेज़ जो है वो लगातार आम जनता को ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अब इसी बीच में अंग्रेज सरकार विरोधी यहाँ पर कवि और साहित्यकार काफ़ी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं, अपने दोहों, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी पुस्तकें ऐसी ऐसी लिखी गई हैं जिसके माध्यम से इन्होंने आम जनमानस में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। और अंग्रेजी सरकार के प्रति इनकी जो नफ़रत थी या इनका जो रोष था उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ऐसे कोई कुछ विरोधी कवि और साहित्यकार थे जिसमें बांकीदास, राधोदास, सांदू गोगा जी, महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि हैं। इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक एक्चुअल में अब शुरू होता है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कैसे हुई, क्या क्या परिस्थितियां थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे कि छावनी नसीराबाद थी पहली, जिसका मुख्यालय था अजमेर में, ठीक है। और दूसरी थी नीमच, इसका ग्वालियर में था। तीसरी एरिनपुरा, इसका मुख्यालय पाली में। देवली टोंक में। ब्यावर अजमेर में। खैरवाड़ा उदयपुर में। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मैंने भी कहीं पढ़ी थी। नानी देखे ब्याह एरिनपुरा में। तो आप नानी से याद रख सकते हैं नसीराबाद को। ना से नसीराबाद, ना से नीमच। फिर हम बात कर रहे हैं एरिनपुरा से फिर है देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। नानी देखे ब्याह एरिनपुरा में, ठीक है।
फिर हम इसमें अब रेजिमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नसीराबाद जो छावनी है, यहाँ पर कौन कौन सी थी इसमें रेजिमेंट? यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी, और इसके साथ नीमच में मालवा यानी मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन थी। देवली टोंक में कोटा कॉन्टिजेंट थी। ब्यावर में मेर रेजिमेंट, और खैरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी। खैरवाड़ा में क्या थी? भील रेजिमेंट थी। अब ये था, इन सारी सैनिक छावनियों में, इन 6 की 6 छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, लेकिन कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिल जाती है। मेरठ में विद्रोह कब होता है? 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह होता है। फिर है नसीराबाद में विद्रोह। इसकी सूचना 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस जब माउंट आबू में होते हैं, तब इनको यहाँ पे मेरठ विद्रोह की सूचना मिल जाती है। अब नसीराबाद में विद्रोह कब शुरू होता है? नसीराबाद में विद्रोह कब शुरू होगा? ये होता है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी। यहाँ पर बम्बई लार्सन्स के सैनिक भी मौजूद थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। इनको संदेह के आधार पर इन्हें नसीराबाद भेजा गया। क्यों भेजा गया? कि जब यहाँ पर मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई, तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों को लगने लगा कि अब यहाँ हमें सूचना तो मिल गई है 19 तारीख को कि यहाँ पे भी विद्रोह वहाँ हो चुका है मेरठ में, यहाँ हमें सूचना मिल गई, और यहाँ पे भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सारे लोकल के ही हैं जो सैनिक हैं यहाँ पर टुकड़ी में, तो ये विद्रोह कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको संदेह के आधार पर बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी कि बंगाल के जो मूल सैनिक थे, इन्हें यहाँ से उठाकर, यहाँ से निकालकर नसीराबाद भेज दिया गया। फिर बंगाल व दिल्ली के संदेशवाहक जो साधु थे, फकीरों के वेश में राजस्थान आए थे, और यहाँ पर इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के बारे में काफ़ी प्रचार किया। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने, यानी कि यूरोपियन सेना ने कुछ तोपें भी मंगवा ली, जिससे कि इन सैनिकों के बीच में रोष होने लग गया कि भाई हम पे इतना ज़्यादा इनको शक हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्यों हैं, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे इनको ये संदेह होने लग गया कि हम यहाँ पर इतने समय से काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम पे विश्वास ही नहीं है। और वैसे भी वहाँ सूचना धीरे धीरे सब जगह पर फैलने लगी गई थी, और चर्बी वाले कारतूस जो मेन रीज़न उस टाइम पे बन गया था, उसको लेकर भी इनके बीच में काफ़ी रोष था, चाहे वो मुस्लिम सैनिक थे, चाहे वो हिंदू सैनिक थे, सबके बीच में यही था कि चर्बी वाले कारतूसों को यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक दिन आता है 28 मई 1857 का, यहाँ पर सैनिक विद्रोह कर देते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये क्या करती है, विद्रोह करती है, और इनके द्वारा मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नसीराबाद में विद्रोह कब शुरू होता है, तो ये होता है 28 मई 1857 को, और इसका रीज़न क्या निकल जाता है, मेजर स्पॉटिसवुड की और न्यूबरी की ये हत्या कर देते हैं, जिसमें कैप्टन लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 18 जून 1857 को दिल्ली की ओर ये सैनिक जो है वो निकल लेते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं 18 जून तक। फिर है नीमच में क्रांति। नीमच जो है वो ग्वालियर इसका जो है वो मुख्यालय था, वर्तमान मध्य प्रदेश। 3 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है। यहाँ पर शाहपुरा शासक जो है वो क्रांतिकारियों के भोजन व ठहरने की सुविधा करते हैं। फिर सैनिक जो है वो निम्बाहेड़ा पहुँचते हैं, उसके बाद देवली टोंक में पहुँचते हैं, और उसके बाद आगरा से दिल्ली पहुँच जाते हैं। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान शॉवर्स जो हैं ये कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की राजकीय सेनाओं को इकट्ठा करते हैं, और उनकी सहायता से नीमच पर 8 जून 1857 को ये अधिकार
कर लेते हैं, यानी कि नीमच में कब होती है, 3 जून को होती है ना। नसीराबाद में कब हुई थी, 28 मई को, ठीक है। और यहाँ पे नीमच में कब होती है, 3 जून को क्रांति होती है। और यहाँ पर ये 8 जून को वापस जो है कैप्टन शॉवर्स जो हैं ये अधिकार कर लेते हैं। अब है एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह कब होता है, ये शुरू होता है जी 21 अगस्त 1857 से शुरू होता है। और उसके साथ साथ आउवा में जो क्रांति होती है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर है यहाँ पर एरिनपुरा में कौन कौन होते हैं, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजियन विद्रोह कर देती है। ये क्या करते हैं, एरिनपुरा स्टेशन को बहुत बुरी तरह से लूटते हैं और क्रांतिकारी दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। अब ये जब एरिनपुरा से निकलते हैं और धीरे धीरे जब ये पाली पहुंचते हैं तो पाली में यहाँ पर आउवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में आगे भी हमें बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। ये जो आउवा के ठाकुर है कुशाल सिंह, आउवा के जो ठाकुर है कुशाल सिंह, ये क्रांतिकारी सैनिकों से मिलते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब होता क्या है, 8 सितंबर 1857 को, यहाँ पे ये हमने 8th क्लास वाला एक फैक्ट लिया है कि कौन कौन से ऐसे और छोटे छोटे ठिकाने थे जो 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ साथ काम करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। इसमें आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, बुलर, रूठावास, ये गुलर है शायद, हाँ ये गुलर है, बुलर नहीं है, गुलर है, गुलर और रूडावास, रूडावास के जो ये परगने हैं छोटे छोटे, यहाँ के सैनिक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में बिठोड़ा, बिठोड़ा कहाँ पे है, पाली में, यहाँ पर बिठोड़ा के युद्ध में यहाँ पर कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। इसमें इनका जो किलेदार है आउवा का वो मारा जाता है अनार सिंह। और यहाँ पे जो सिंघवी कुशल राज है जिसे तख्त सिंह भेजते हैं यहाँ पर, ये अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और फिर एजीजी लॉरेंस खुद कुछ वक्त बाद एक सेना लेकर आउवा आता है। अब चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास का युद्ध कब होता है, ये होता है 18 सितंबर 1857 को। ये जो लॉरेंस की जो सेना है ये आती है और क्रांतिकारियों से भीषण संघर्ष होता है जिसमें लॉरेंस की पराजय होती है। इसमें इनका जो पीए है मैक मेसन मारा जाता है। मैक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। ये कौन से युद्ध में होता है, चेलावास के युद्ध में। कब होता है, 18 सितंबर 1857 को। और एक बहुत प्रसिद्ध दोहा आज भी वहाँ पर गाया जाता है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पे टांकियो। देखो कैसे लोकगीतों में भी इनको अब हमारे यहाँ पर जोश बढ़ाने के लिए लोगों का, आम जन का, सैनिकों का इस तरह के दोहे बनाए गए कि देखो ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। खैर आगे देखते हैं। 20 जनवरी 1858 को एजीजी लॉरेंस जो है, मतलब ये मानने वाले नहीं है, लॉरेंस जी है ना, तो एजीजी लॉरेंस जो है ये ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजता है जिसने किले पर अधिकार कर लिया। यानी कि ब्रिगेडियर होम्स की एंट्री होती है जब, तब ये आते हैं और एक भीषण संघर्ष होता है इनके बीच में, किसके, जो क्रांतिकारी सैनिक हैं इनके बीच में और अंग्रेजी सेना के बीच में, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है ये तो आउवा के किले को छोड़कर सलुम्बर चले जाते हैं। सैनिकों को वहाँ से भगा दिया जाता है, जितने भी जो क्रांतिकारी होते हैं उनको भगा दिया जाता है और आउवा में जमकर लूटपाट की जाती है, लोगों पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। और फिर है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। यहाँ पे गूंज ही हुई थी, एक्चुअल में क्रांति बहुत नाम मात्र की यहाँ पर होती है, कुछ भी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि हम ये
मारवाड़ की क्रांति देखते हैं, या हम लोग देखते हैं नसीराबाद में होता है, नीमच में होता है, एरनपुरा में देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ गूंज सुनाई देती हैं। यहाँ के जो जो पीए हैं ये हैं मेजर शॉवर्स, और ये मेवाड़ महाराणा है स्वरूप सिंह जी। ये स्वरूप सिंह जी ने इनको पूरा समर्थन दिया, शॉवर्स जी को, है ना, मिस्टर शॉवर को पूरा समर्थन दिया कि ठीक है। अब यहाँ पर 27 मई 1857 को सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहते हैं, कौन, स्वरूप सिंह जी, कि आप सभी ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। और इधर से जो शॉवर्स जी हैं वो क्या करते हैं, मेजर शॉवर ये कहता है कि सभी सामंतों को चेतावनी देता है कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा या जिसने भी क्रांतिकारियों की सहायता की, उस रियासत को या उस ठिकाने को, उन लोगों को कठोर दंड दिया जाएगा। सामंतों को चेतावनी दी जा रही है। अब ये जो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह है, ये मेवाड़ महाराणा को अधिकारों की चुनौती देती है कि आप तो राजा हो, आप सैनिकों का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, दो आप। तो यहाँ पर शॉवर मेजर शॉवर्स क्या कहते हैं कि अगर आपने शांति भंग करने की कोशिश की तो आपको आपकी जागीर से तो अपदस्थ किया ही जाएगा, उसके साथ साथ समस्त राजपूताने से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी किसको दी जाती है, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह को। और शॉवर्स की इस धमकी से ही सलूम्बर केसरी रावत शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर है कोटा में क्रांति। कोटा में जो क्रांति होती है ये राजस्थान की सबसे मतलब सुनियोजित क्रांति मानी जाती है ना। ये क्या था, कोटा में जब क्रांति होती है तो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है, विद्रोह होता है। कौन करते हैं, जयदयाल और मेहराब अली खां ये नेतृत्व करता है। ये क्या करते हैं, सैनिकों के साथ मिलकर मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर देते हैं, और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। एक मिनट, पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। फिर क्या होता है कि कोटा महाराव राम सिंह को यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं वो क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं कोटा के किले में ही। कोटा पर लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है, और ये जमकर वहाँ पर लूटपाट भी करते हैं क्रांतिकारी। जनता का, अधिकारियों का समर्थन भी मिला होता है, तो 6 महीने इनके निकल जाते हैं। और यहाँ पर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय जो है इनकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार भी रहते हैं। कब तक, जब तक कि करौली शासक इनको अपनी सहायता नहीं पहुँचाते। फिर मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स, ये मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स यहाँ पर आते हैं। ये नसीराबाद से 5500 सैनिकों को लेकर आते हैं और 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुँचते हैं, और भीषण गोले क्रांतिकारियों की ओर बरसाए जाते हैं। इनको वहाँ से भगा दिया जाता है, और जयदयाल जो है, जो इनका प्रमुख नेतृत्व करता है, उसको तोप से उड़ा दिया जाता है। भरतपुर में क्रांति। अब भरतपुर में क्रांति है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मथुरा में विद्रोह के बाद, मथुरा हमारे यूपी में है, यूपी का जो इलाका है मथुरा, ये बिल्कुल भरतपुर के पास में ही है। मथुरा में जब विद्रोह होता है तो भरतपुर शासक जसवंत सिंह की सलाह पर भरतपुर के जो पीए हैं मेजर मॉरिसन वहाँ से चले जाते हैं। जसवंत सिंह इनको पहले ही आगाह कर देते हैं कि देखो जी, क्रांति होगी है शुरू, हर एरिया में हो चुकी है, और अंग्रेजी सरकार का क्या हाल किया जा रहा है ये आपको भी पता लग गया होगा। तो ये कहते हैं कि आपकी भलाई ये है कि आप एक बार यहाँ से चले जाएं। तो मेजर मॉरिसन उनकी बात मानता है, जसवंत सिंह की शासक की भरतपुर के, और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जो आम जनता है, जो गुर्जर और मेवाती जनता है, जो जातियाँ हैं, ये खुलकर क्रांति में भाग लेती हैं। और फिर जब आगरा में इनको पता लगता है कि अंग्रेजी सरकार का जो नियंत्रण है वो इतना सीमित हो गया है, तो इनको भी लगता है कि धीरे धीरे हमें भी आज़ादी की मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ये इतना इनको भरोसा हो जाता है।
फिर है धौलपुर की क्रांति। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने प्रवेश करके धौलपुर सेना व अधिकारियों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल टच में है इनके, है ना, तो आसान था इनके लिए यहाँ तक आना। फिर इसमें धौलपुर में नेतृत्व कौन करता है? राव रामचंद्र और हीरा लाल। इन्होंने राजाओं की तोप, जो राजा थे धौलपुर के, इनकी राजा की तोपों पर यह अधिकार कर लिया। इनकी सहायता से इन्होंने आगरा पर आक्रमण भी किया, यानी जितने अधिकार इनको, जितनी तोपें, जितने हथियार इनको वहाँ से मिल सकते थे धौलपुर राजा के यहाँ आक्रमण करने पे, वो मिल गए। और जो आगरा में जो क्रांति चल रही थी 1857 की, वहाँ पर इन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल, तोपों का, किया। अब हुआ क्या था, धौलपुर में स्थिति सामान्य कब होती है? जब पंजाब की पटियाला रियासत के शासक यहाँ पर अपनी सेना भेजते हैं धौलपुर शासक की सहायता के लिए, तब जाके यहाँ पर स्थिति सामान्य होती है। अब हम देखते हैं जयपुर में क्रांति। जयपुर में क्रांति जब होती है तब क्या था कि जयपुर रियासत के जो शिव सिंह हैं, ये एक पदाधिकारी हैं महाराजा राम सिंह द्वितीय के। ये कहते हैं कि राजा जी, आप मुगल सम्राट और अंग्रेजों के साथ, दोनों के साथ ही मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक शिवदिन नाम के व्यक्ति होते, पंडित शिवदिन, देखो दोनों के नाम ही शिव हैं, एक शिव सिंह है और एक शिवदिन है। ये कहते हैं कि नहीं जी, अपने को तो अंग्रेजों का साथ देना है, ये बहुत जोर डालते हैं। अब होता क्या है कि नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां, और ये क्या करते हैं, मुग़ल सम्राट से मिलकर आ जाते हैं। बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल सम्राट होते हैं उस वक्त, ये उनके साथ जाकर मिलकर आते हैं और क्रांति की योजना बना रहे होते हैं। इसकी खबर इनको मिल जाती है, राम सिंह द्वितीय को पता लग जाती है। इनको लगता है कि हम तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो ये क्या करते हैं, सादुल्ला खां को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसी तरह से टोंक में क्रांति होती है। टोंक में नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में आंदोलन किया। अब हुआ क्या था कि जो टोंक में जो शासक थे, ये तो जी खुद अंग्रेज के समर्थक थे, है ना, नवाब वजीरुद्दौला, हमने पढ़ा भी था नाम, है ना। लेकिन यहाँ पे जो मीर आलम खां है, ये व्यक्ति कहते हैं कि नहीं जी, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन होता है। अब हम बात करते हैं सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। राजस्थान में 1857 की क्रांति हो और इनका नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं सलुम्बर और कोठारिया का क्या योगदान होता है। सलुम्बर यानी रावत केसरी सिंह जी और कोठारिया के रावत जोत सिंह जी, ये इनका 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता से कोठारिया के राव जोत सिंह ने, यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जब इनको वहाँ से निकाल दिया गया था, कब, जब यहाँ पर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेवाड़ में जब क्रांति की गूंज होती है ना, हमने जब ये पढ़ा था चेलावास का युद्ध, है ना। इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि खुद चले जाते हैं। जब ये इसका मैक मौसन का सिर काट कर दरवाजे पर टांग देते हैं। ये बहुत सहायता करते हैं क्रांतिकारियों की, अपने यहाँ पर लेके आते हैं, है ना। लेकिन अब एरिनपुरा वालों को कहाँ अपने यहाँ पर लेकर आते हैं, आउआ में लेके आते हैं, यहाँ पर और क्रांतिकारी मिलते हैं। अब ये इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो ये सलुम्बर आते हैं। तो यहाँ के जो रावत केसरी सिंह थे, ये इनकी सहायता करते हैं, कुशाल सिंह चंपावत की। इसके अलावा जो कोठारिया वाले हैं, रावत जोत सिंह, ये पेशवा नाना साहेब और उनके परिवार को शरण देते हैं। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में 1857 की जो क्रांति है, इस पूरे विद्रोह का दमन कर दिया गया था। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, राजस्थान के परंपरागत ढांचे का जो स्वरूप है वो बदलने लग जाता है। आधुनिक शिक्षा का प्रचार होने लग जाता है। एक नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। प्रशासनिक सेवाओं में जन सामान्य की नियुक्तियां और वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगता है।
इसके साथ साथ और क्या होता है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, अधिकांश राजा जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। देखो, क्योंकि इतना बड़े लेवल पर अगर कोई क्रांति चलाई जा रही है तो उसमें एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे जो नेतृत्व है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्रांति अपने समय से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जो डेट डिसाइड की जाती है उससे काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। क्रांति की जो शुरुआत है वो सीमित स्थानों पर होती है, क्योंकि उस टाइम पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे। जैसे टेलीफोन वगैरह जो आज हम देखते हैं फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इसकी वजह से क्रांति का जो समय से पूर्व प्रारंभ होना था कारण, क्रांति की शुरुआत भी सीमित स्थानों पर हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। और एक और चीज़, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर शासकों ने तांत्या टोपे का साथ नहीं दिया। ये राजस्थान में आए थे 2-3 बार हेल्प मांगने के लिए, इनका साथ नहीं दिया गया। फिर है 1857 की क्रांति के परिणाम। राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों से संधियां जारी रखी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। राजाओं को, राजकुमारों को अलग से अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। हम पढ़ते भी हैं कि अजमेर में जैसे लॉर्ड मेयो के नाम पे मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों को पुरस्कार, उपाधियाँ, तोपों की सलामी और पता नहीं क्या क्या देना शुरू कर दिया गया। फिर है, अंग्रेजों ने अपने सैनिक विकास और व्यापारिक हितों के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया। ये हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ट्रेनों का विकास भी किया, ट्रेनों की शुरुआत भी नहीं की, इसका क्रेडिट तो उनको मिलता ही है। फिर है, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा राष्ट्रीय जागृति का लोगों में प्रादुर्भाव करने में लगे रहे। ऐसे बहुत से सारे ऐसे व्यक्ति हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति के बाद हमारे 1947 की आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में इतना योगदान दिया है कि हम उनके हमेशा एक तरह से ऋणी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल इजी लाइफ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बने घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।